सबसे पहले मैं श्रीनगर नालंदा डायलॉग में सभी अतिथियों का जम्मू कश्मीर की धरती पर स्वागत करता हूं और आयोजन से जुड़े सभी साथियों के प्रति हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूं। मुझे लगता है कि इस तरह के आयोजन जीवन में ठहराव लाते हैं ताकि हम ठहर कर कुछ क्षण के लिए आत्ममंथन कर सके और ठहराव के पलों में एक साथ अपने अतीत और भविष्य दोनों पर गहरी नजर डाल सके। मेरा विश्वास है कि आज हम एक ऐसे ही ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बन रहे हैं। मेरे जहन में रेनेसां के लिखे हुए शब्द सुनाई पड़ रहे हैं और इस कार्यक्रम के बहाने से मैं नालंदा की उस 9 मंजिला लाइब्रेरी को याद कर रहा हूँ जिसे 3 भागों रत्नादि, रत्न सागर और रत्नरंजक में बांटा गया था और उसे दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी के रूप में जाना जाता था। आज मैं श्रीनगर नालंदा डायलॉग के माध्यम से कुमार जीव को भी याद करना चाहता हूँ, जिन्होंने कश्मीर में बौद्ध धर्म की शिक्षा ली और महायान के महानतम ग्रंथ लोटस सूत्र का चीनी भाषा में अनुवाद भी किया। मैं कश्मीर में बुद्धिज्म के महान गुरु बंधु दत्ता को भी स्मरण करना चाहता हूँ। कश्मीर के जाने माने स्कॉलर्स संत धर्ममित्रा वसुगुप्त, उत्पलाचार्य, अभिनव गुप्त, कल्हण, मम्मट और आचार्य क्षेमेंद्र को भी मैं याद कर रहा हूँ और उनके साथ मैं नालंदा के प्रसिद्ध आचार्यों में से एक नागार्जुन और उनके शिष्य आर्यदेव को भी स्मरण कर रहा हूँ। कश्मीर और नालंदा के ज्ञान के केंद्र और विद्वानों ने मिलकर पूरे विश्व की सबसे प्राचीन और निरंतर जीवित सभ्यताओं को निर्मित किया है और इस सभागार में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति भारत की उस महान सभ्यता का उत्तराधिकारी है। यह विरासत हमारे लिए एक प्रकाश पुंज है और श्रीनगर नालंदा डायलॉग के माध्यम से इस प्रकाश को बुद्धिमत्ता, साहस और दूरदृष्टि के साथ आगे बढ़ाने का अवसर हमें मिला है। मेरा मानना है कि शासन और सांस्कृतिक संवाद सुशासन के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से सबसे प्रमुख है। जब शासन और सांस्कृतिक संवाद एक दूसरे से जुड़ते हैं तब समाज के नैतिक, सांस्कृतिक और मानवीय स्वरूप को दिशा मिलती है और नीतियों में समाज की जीवंत आवाजें भी गूंजने लगती हैं। जब शासन सांस्कृतिक संवेदनशीलता से होता है तो वह अधिक मानवीय हो जाता है, अधिक समावेशी और अधिक विविधतापूर्ण बन जाता है। ये हम सबका सौभाग्य है कि हमने भाषाओं, आस्थाओं, कलात्मक परंपराओं और दार्शनिक विचारधाराओं तथा विविध जीवन शैलियों के समृद्ध भूमि हमने प्राप्त की। यह विविधता ही हमारी सबसे बड़ी राष्ट्रीय शक्ति है और अब समय आ गया कि हम विविधता को भी उसी दृष्टि से देखें। बिहार से जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु के मंदिरों से लेकर लद्दाख के मठों तक, काशी के घाटों से लेकर कश्मीर की वादियों तक, हर क्षेत्र अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान और जीवन लय को संजोए हुए। हमारा साझा उद्देश्य इन विविधताओं को एक ऐसी सामंजस्यपूर्ण धारा में जोड़ना होना चाहिए जो भारत की सामूहिक चेतना को और अधिक समृद्ध कर सके। उस विविधता में अगर आप देखेंगे तो भारतीय सभ्यता की पहचान सदैव से ही उसके ज्ञान केंद्रों में ही रही है।
नालंदा हो, तक्षशिला हो, विक्रमशिला हो, अनेक ऐसे संस्थान और विश्वविद्यालय ये केवल शिक्षा के केंद्र नहीं थे। प्रोफेसर सिद्धार्थनाथ सिंह जी अभी मेरे पूर्व बता रहे थे, यहाँ चीन, कोरिया, जावा, फारस, अरब देशों से लोग कठिन यात्राएं करके आते थे। मैं नालंदा को जीवंत ज्ञान ब्रह्मांड के रूप में देखता हूँ और वो अपने युग का बौद्धिक विवेक था, जहाँ तर्कशास्त्र, व्याकरण, चिकित्सा, गणित, दर्शन, धर्म और कलाओं पर हजारों विद्वान गंभीर अध्ययन और विमर्श किया करते थे। उसी तरह कश्मीर भी विश्व का एकमात्र शारदा पीठ था, जहाँ गणित से लेकर संगीत तक की शिक्षा के लिए दूर दूर से लोग यहाँ आते थे। अफगानिस्तान का बरमकी परिवार कश्मीर में ही शरण लेने आया था। उन्होंने यहाँ संस्कृत की शिक्षा ली और अनेक विद्वानों को संस्कृत सीखने के लिए बुलाया। 7वीं शताब्दी में वे यहाँ से बगदाद गए। बगदाद के वजीर के पिता खालिद इब्न बरमाक, उन्होंने गणित की शिक्षा कश्मीर में ही हासिल की थी। बगदाद से स्कॉलर्स निरंतर कश्मीर आते रहे और संस्कृत के महान ग्रंथों का अरबी में अनुवाद भी किया। वहाँ से कई अन्य विद्वान भी कश्मीर आए और उनमें से कुछ विद्वानों ने एस्ट्रोनॉमी सीखने के लिए यहाँ से कश्मीर से उज्जैन तक की यात्रा की। भारत से ही चरक संहिता से लेकर मेडिसिन, साइंस और किताबों के अलावा शून्य जीरो का कॉन्सेप्ट बगदाद पहुंचा था। उन सभी पुस्तकों कॉन्सेप्ट ऑफ अरबी में अनुवाद हुआ पुस्तकों का और वहां से पूरे विश्व में इसका प्रसार भी हुआ। लगभग 500 वर्ष बाद फिबोनाची गणित के भारतीय ज्ञान को बगदाद से लेकर इटली पहुंच गए और उन्होंने सन 1205 में बुक ऑफ कैलकुलेशन की रचना की, जिसने यूरोपियन देशों में नई क्रांति को जन्म देने का काम किया। अब हमारी युवा पीढ़ी, विशेष रूप से नई पीढ़ी को जानने की आवश्यकता है कि फिबोनाची ने जो किताब लिखी वो उसका ओरिजिनल उसकी किताब नहीं थी। वो भारत की ज्ञान परंपरा थी जिसकी जड़ें 300-400 ईसा पूर्व बिहार में सम्राट अशोक के समय मजबूत हुई थी, लेकिन यूरोप के विद्वानों के उसे नजरअंदाज किया। मुझे इस बात की खुशी है कि इन तथ्यों पर आज हम जिस श्रीनगर शहर में चर्चा कर रहे हैं वह शहर भी संयोग से सम्राट अशोक ने ही निर्मित किया था। श्रीनगर नालंदा डायलॉग हमें आज याद दिला रहा है कि अब समय आ गया है हम इस परंपरा को फिर से एक आधुनिक और प्रासंगिक बौद्धिक प्रोजेक्ट के रूप में और तेज गति से विकसित करें।